नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद विवादास्पद शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, पॉल वॉटसन। पॉल वॉटसन। समुद्री जीवन, खासकर व्हेलों को बचाने के लिए इनके तरीके काफी अलग रहे हैं, आक्रामक भी। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो उनकी पूरी कहानी बताती है, उनकी जिंदगी, क्यों करते हैं वो ये सब, और हाँ, व्हेलों की अपनी दुनिया कितनी अद्भुत है। और विवाद तो है ही। वो तो हैं। शुरुआत ही एक धमाके से करते हैं क्या? 1979 की घटना। हाँ, वो सियरा वाली। वही अटलांटिक महासागर में वॉटसन का जहाज सी शेफर्ड सीधे जाकर टकराया व्हेल शिकारी जहाज सियरा से, पूरी रफ्तार में। और सियरा कोई मामूली जहाज नहीं था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उसने कोई 25,000 से ज्यादा व्हेल मारी थी। 25,000, सोच के ही अजीब लगता है। बिल्कुल। और उस टक्कर ने सियरा को मतलब हमेशा के लिए खेल से बाहर कर दिया। बाद में तो उसे डुबो ही दिया गया वॉटसन के लोगों ने। हाँ, ये घटना एक तरह से वॉटसन के काम करने का तरीका दिखाती है। सीधी टक्कर, नो नॉनसेंस। अच्छा, उनके बचपन की बात करें तो वो भी आसान नहीं था, लेकिन जानवरों से बहुत लगाव था उन्हें। हाँ, एक बीवर था बकी नाम का, उसके साथ उनका गहरा रिश्ता था। और जब बकी मारा गया और फिर उन्होंने वो सील का शिकार देखा, वो भी बहुत क्रूर तरीके से, तभी उन्होंने तय कर लिया कि अब जिंदगी जानवरों के नाम। और वो ग्रीन पीस की शुरुआत करने वालों में भी थे, है ना, जो पहले डोंट मेक अ वेव कमेटी थी। हाँ बिल्कुल। अलास्का में परमाणु परीक्षणों का विरोध भी किया था उन्होंने। वो परमाणु वाला अभियान काफी महत्वपूर्ण था। भले ही वो लोग सही टाइम पे पहुंच नहीं पाए थे टेस्ट साइट पर। हाँ, देर हो गई थी। लेकिन मीडिया में इतनी चर्चा हुई कि अमेरिका को आगे के टेस्ट रोकने पड़े। सही बात है। दिखाता है कि छोटे स्तर का विरोध भी कितना असर डाल सकता है। बिल्कुल। व्हेलों में उनकी खास दिलचस्पी कैसे जगी, वो ऑर्का वाली कहानी। हाँ, उन्होंने एक रिसर्च के बारे में पढ़ा था, जहां एक ऑर्का व्हेल रिसर्चर के साथ माइंड गेम्स खेल रही थी। मतलब कितनी समझदार। कमाल है। और फिर 1975 में वो घटना हुई जिसने सब बदल दिया। हाँ, जब उन्होंने सोवियत जहाजों को व्हेल मारते देखा। उन्होंने बताया कि एक मरती हुई स्पर्म व्हेल की आंखों में उन्होंने देखा और उन्हें लगा जैसे वो व्हेल समझ रही थी क्या समझ रही थी? कि कौन उसे मार रहा है और कौन बचाने की कोशिश कर रहा है। बहुत गहरा अनुभव रहा होगा ये। यकीनन। और फिर उन्हें पता चला कि ये स्पर्म व्हेल क्यों मारे जा रही हैं। हाँ, उनके तेल के लिए, स्पर्मिसिटी ऑयल। और इसका इस्तेमाल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों में, आईसीबीएम्स में। ये तो वाकई पागलपन लगता है, मिसाइलों के लिए व्हेल मारना। बिल्कुल। वॉटसन ने इसे यही कहा था, पागलपन। और व्हेलों की बुद्धिमत्ता की बात करें तो अरे वो तो असाधारण है। स्पर्म व्हेल का दिमाग देखो, इंसानों से 5 गुना बड़ा होता है। 5 गुना। हाँ। वो आपस में बात करती हैं, औजार इस्तेमाल करती हैं, उनकी अपनी संस्कृति है, समाज है। ये सब जानना कितना जरूरी है। और पर्यावरण के लिए उनका महत्व। व्हेल का जो मल होता है वो फाइटोप्लैंक्टन को पोषण देता है। अच्छा, ये छोटे पौधे जो समुद्र में होते हैं। हाँ, वही। और ये फाइटोप्लैंक्टन हमारी पृथ्वी का लगभग 40% कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। 40%? और दुनिया की करीब आधी ऑक्सीजन भी यही बनाते हैं। अरे वाह। तो व्हेल बचाना मतलब एक तरह से अपने ग्रह को बचाना, फेफड़ों को बचाना, ये सिर्फ भावुक मुद्दा नहीं, बहुत प्रैक्टिकल भी है। लेकिन वॉटसन का तरीका ग्रीन पीस से अलग था और यहीं से रास्ते अलग हुए। हाँ, 1976 में न्यूफाउंडलैंड में सील शिकारियों का विरोध चल रहा था। और उन्होंने एक शिकारी का हथियार छीनकर पानी में फेंक दिया। बिल्कुल। और ग्रीन पीस की जो अहिंसा की नीति थी उसके ये खिलाफ था। तो 1977 में उन्हें निकाल दिया गया। हाँ। और फिर उन्होंने बनाया अर्थ फोर्स, जो बाद में सी शेफर्ड बना। सही। और इनकी नीति एकदम साफ थी, सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन। मतलब सिर्फ देखना नहीं, रोकना। बिल्कुल। यही ग्रीन पीस और सी शेफर्ड का मेन फर्क है। ग्रीन पीस गवाही देने, सबूत जुटाने पर जोर देता था। और सी शेफर्ड? उनका मानना था कि शिकार रोकने के लिए भिड़ना पड़ेगा, जहाजों को रोकना पड़ेगा, बाधा डालनी पड़ेगी। इसीलिए उन्हें इको पायरेट कहा गया। हाँ, पर्यावरण समुद्री डाकू। और मजे की बात, उन्होंने इस तमगे को अपनाया भी। समुद्री डाकू वाला झंडा ही अपने संगठन का सिंबल बना लिया। सच में? हाँ। और उन्होंने वाकई कई जहाजों को नुकसान पहुंचाया, डुबोया भी। हाँ, लिस्ट लंबी है। 1986 में आइसलैंड वाला मामला देखो। व्हेल प्रोसेसिंग प्लांट को हथौड़ों और एसिड से तोड़ा। और 2 व्हेल शिकारी जहाज भी डुबो दिए। हाँ, फिर जापान का जो वैज्ञानिक शोध के नाम पर व्हेल शिकार चलता था, उसका तो लगातार पीछा किया। बिल्कुल। और ये सब व्हेल वॉल्स टीवी सीरीज में दिखाया गया। हाँ, उससे काफी लोग उन्हें जानने लगे। पहचान मिली। लेकिन ये टकराव खतरनाक भी होते थे।
2010 में वो एडी गिल वाला हादसा। हाँ, जापानी जहाज शोनन मारू 2 ने सी शेफर्ड के उस तेज तर्रार ट्राइमरन को टक्कर मार के डुबो दिया था। बिल्कुल। तो एक्शन था, ड्रामा था, खतरा भी था। और इसके कानूनी नतीजे भी हुए होंगे, जाहिर है। बहुत गंभीर। जापान ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अमेरिकी अदालत ने क्या कहा? उन्होंने तो सी शेफर्ड को समुद्री डाकू संगठन ही घोषित कर दिया। बाप रे। फिर कोस्टारिका के कहने पे जर्मनी में गिरफ्तार भी हुए। लेकिन भाग निकले। हाँ, जमानत मिली और निकल गए। इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी कर दिया। रेड नोटिस, ये तो बड़े अपराधियों के लिए होता है ना? हाँ, आमतौर पर। तो सोचिए, कनाडा और अमेरिका के नागरिक होते हुए भी वो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े बन गए। और हाल ही में भी तो वो जेल में थे। हाँ, दिसंबर 2024 में रिहा हुए। ग्रीनलैंड में 5 महीने जेल में रहे। डेनमार्क ने उन्हें जापान को सौंपने से इनकार कर दिया। काफी उतार चढ़ाव भरी जिंदगी रही है। यकीनन। इतने विवादों के बाद भी क्या उनके काम का कोई पॉजिटिव असर हुआ वेलों पर? हाँ, ये मानना पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स हैं कि वेस्टर्न सदर्न अटलांटिक वेल जैसी कुछ आबादियों में सुधार आया है। उनके सालों के दबाव का असर तो पड़ा है। लेकिन 2022 में उन्होंने सी शेपर्ड छोड़ दिया, क्यों? उन्हें लगा कि संगठन अब उतना आक्रामक नहीं रहा जितना वो चाहते थे। अच्छा। तो उन्होंने एक नया संगठन शुरू किया, कैप्टन पॉल वॉटसन फाउंडेशन। वो अभी भी सक्रिय है मतलब? बिल्कुल। उनका मानना है कि इंसान इस धरती के लिए एक वायरस जैसे हैं। हमें अपना नजरिया बदलना होगा। तो कुल मिलाकर पॉल वॉटसन एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर है। हाँ, एक तरफ तो वो हैं जिन्होंने हजारों वेले बचाई, अपनी जान जोखिम में डाली। दूसरी तरफ कानून तोड़े अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े बने। हीरो या विलन तय करना मुश्किल है। शायद दोनों, या शायद ये सवाल ही गलत है। एक सोर्स में उनका कोट है कि ये ग्रह को खुद से बचाने की लड़ाई है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना, कि जब पर्यावरण का संकट इतना बड़ा हो और पारंपरिक तरीके काम ना आ रहे हों, हाँ, तो फिर कोई व्यक्ति या समूह अगर ऐसे सख्त कदम उठाए, भले ही वो गैरकानूनी हो, तो उसे कहाँ तक सही ठहराया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। क्या लक्ष्य साधनों को सही ठहरा सकता है, खासकर जब दांव पर पूरी पृथ्वी हो? बिल्कुल। ये सवाल इन स्रोतों को पढ़ने के बाद दिमाग में घूमता रहता है।